इस वीडियो की शुरुआत हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक छूटे हुए कॉन्सेप्ट से करेंगे। वो छूटा हुआ कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट बाय ए न्यूमेरिकल मेथड है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इस पर बेटा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आया है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, एक ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो कुछ यूं आया था। ये एक्सिस आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सिस है और ये आपका फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है। ये ग्राफ है, राइट। ये आप जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब इस ग्राफ से आप प्लैंक कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए आपको लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन we know that half mv max square इसकी वैल्यू h न्यू माइनस फाई नॉट होगी। फाई नॉट क्या है बेटा? वर्क फंक्शन है, ठीक। लेकिन बट हाफ mv मैक्स स्क्वायर ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। किसकी? इमिटेड इलेक्ट्रॉन की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं EV नॉट। क्या लिख सकते हैं? EV नॉट लिख सकते हैं। तो अब जब हम हाफ mv मैक्स स्क्वायर की जगह पर EV नॉट यहाँ रखेंगे तो EV नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट आ जाएगा। फाई नॉट क्या है बेटे? वर्क फंक्शन है। अब आप जानते हैं लेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल increases by delta Vs या V naught due to increase in frequency when due to increase in frequency by delta न्यू। तो अब यही इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा E V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू H टाइम्स न्यू प्लस डेल्टा न्यू नॉट माइनस फाई नॉट। ठीक है बेटा। अब एक काम करो, इसे तुमने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसे कहो इक्वेशन नंबर 2। कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसके बाद हम इधर आए हैं। ये तीर बना हुआ है, ऐसे इधर आए, ठीक है। तो 2 माइनस 1 जब आप करेंगे तो देखिए EV नॉट से EV नॉट सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा और H न्यू से H न्यू नॉट सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, माइनस फाई नॉट प्लस फाई नॉट सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। बचेगा आपके पास क्या? E टाइम्स डेल्टा V नॉट H टाइम्स डेल्टा न्यू नॉट माइनस बस H न्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा न्यू नॉट। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं डेल्टा V नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट इज इक्वल टू H अपॉन E आ गया। H क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। और डेल्टा V नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट ये क्या है? स्लोप है। क्या है बेटा? ये स्लोप है। तो अब अगर प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइन करना है तो इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए, इसी से देखिएगा, H इज इक्वल टू डेल्टा V नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट इंटू E, यानी प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ V नॉट वर्सेस न्यू कर्व मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें स्लोप को इस टर्म्स में, तो ये जो स्लोप है
ये प्लैंक कांस्टेंट दे सकती है अगर आप इस स्लोप में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका डेल्टा वी नॉट है और ये आपका डेल्टा न्यू है, राइट। ये है प्लैंक कांस्टेंट को डिटरमाइन करने का एक तरीका। आपको ग्राफ दिया होगा, आपको ग्राफ की स्लोप निकालनी है और ग्राफ की स्लोप निकालने के बाद उसमें आपको क्या वो कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपको ग्राफ में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको प्लैंक कांस्टेंट मिल जाएगा। वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूं तो दिख जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर डालिए पूरा। यहाँ जो नीचे डाउन द लाइन है डेल्टा वी नॉट के नीचे डेल्टा न्यू नॉट लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से एक स्टेप और ये वाला मिटाकर थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई। यही एच अपॉन ई ऊपर जाके वहाँ पर एच इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट बना। तो ये चैप्टर यहीं पर इख्तिताम को पाता है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर आपका जो है चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे हम इसी वीडियो में, ठीक है। चैप्टर नंबर 23 एक्सरेज आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब आ गया चैप्टर नंबर 23 वेव पार्टिकल मैटर वेव्स। मैटर वेव्स बेटा एक टाइप की वेव्स हमने आपको क्लास 11th में पढ़ाई थी, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। फिर हमने आपको इस साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरे टाइप की वेव पढ़ेंगे। तो हमेशा मैंने जब भी वेव का टॉपिक डिस्कस किया तो वेव का एक एस्पेक्ट, वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर जिक्र किया, वो थी वेवलेंथ। अगर आप किसी भी वेव को डिफाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो उसकी वेवलेंथ। तो सबसे पहला काम करते हैं हम चैप्टर नंबर 24 की हेडिंग डाल लेते हैं। चैप्टर नंबर 23 था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये है चैप्टर नंबर 24। ये है आपका चैप्टर मैटर वेव्स का। मैटर वेव्स का ये चैप्टर है। इसमें हम उन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैटर पार्टिकल से एसोसिएट होती हैं, ठीक। तो मैटर वेव्स, द वेव एसोसिएटेड, the waves associated with the material particles, the waves associated with the material particles are known as matter wave। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी डिफरेंट है और मैकेनिकल वेव से भी डिफरेंट है। ये मैटर के साथ एसोसिएट करने वाली वेव्स हैं, नोन एज मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स हैं, ठीक। ये हो गई मैटर वेव्स की डेफिनेशन। द वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव। अब इस चैप्टर का हम बाकायदा आगाज करेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी। ध्यान से सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी। देखो बेटा, एक फिनोमिना है इंटरफियरेंस का, दूसरा फिनोमिना है डिफ्रैक्शन का। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और पोलराइजेशन चूंकि आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया था इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। ये तीनों फिनोमिना इस बात को साबित करते हैं कि लाइट का नेचर वेव की तरह है। क्यों? क्योंकि ये तीनों फिनोमिना तभी एग्जिबिट कर सकते हैं जब आप एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की वेव को सुपरपोज कराएं। अब अगर डिफरेंट वेवलेंथ से डिफरेंट वेव फ्रंट से सुपरपोज करा रहे हैं तो इंटरफियरेंस, सेम वेव फ्रंट के दो हिस्से करके सुपरपोज करा रहे हैं तो डिफ्रैक्शन। वैसे ही पोलराइजेशन भी एक फिनोमिना होता है जिसमें हम एक पार्टिकुलर प्लेन के वेक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वाइब्रेट करने से और दूसरे को अलाउ कर देते हैं। पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो आपका कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि अगर
पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है तो वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। इसी बात की बहस है। बहस किस बात की है भाई? कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, ऐसा अजम्पशन। यहीं से कहानी शुरू होगी। क्या कहानी है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की? कि देखो, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करते हैं, लेकिन यही फिनोमिनास न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो कि लाइट की पहली रिकॉग्नाइज थ्योरी थी, उससे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। क्योंकि न्यूटन ने लाइट के पार्टिकल को मटेरियल पार्टिकल समझा, उन्होंने मैटर का मास पार्टिकल समझा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन उसका माना, वेव की तरह नहीं माना। इसलिए आप ये तीनों फिनोमिना न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर साइंस यहीं पे रुकती नहीं। साइंस पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन खोजा जाता है, उसके बाद पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस खोजा जाता है, तो उसके बाद अभी ताजा ताजा आप हमसे इससे पिछले चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने के लिए आपको फिर से लाइट के पार्टिकल नेचर में आना पड़ेगा। देखिए, फोटॉन क्या है? एनर्जी पार्टिकल, लेकिन जब वो किसी सरफेस से टकरा के इलेक्ट्रॉन निकालता है तो मास पार्टिकल। इसका मतलब लाइट के नेचर में डुअलिटी, उसका हर फिनोमिना आप एक सिंगल थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जैसे आपने इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के लिए लाइट के वेव एस्पेक्ट को देखा, वैसे ही आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को देखने के लिए आप उसके पार्टिकल नेचर की तरफ जरूर जाएंगे। अगर आप पार्टिकल नेचर नहीं मानेंगे तो फिर वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि लाइट का नेचर डुअल है, और अभी तक कोई भी सिंगल थ्योरी ऐसी नहीं बन पाई है जो कि लाइट के दोनों नेचर को एक साथ एक्सप्लेन कर ले जाए। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कौन सा फिनोमिना आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट कैसे बिहेव करेगी, लाइट कैसे बिहेव करेगी। ठीक, तो लाइट की नेचर डुअल है, इससे कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको कुछ लिखाने भी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब हम यहां पर एक थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, द सर्टेन फिनोमिना, the certain phenomena like interference and diffraction, interference and diffraction can be explained by considering wave nature of light. On the other hand, effect like photoelectric and Compton could be explained, could only be explained by क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी, अरे बाप, ये एकदम अलग है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बिना क्वांटम थ्योरी के आप इन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो वेव थ्योरी से बिल्कुल अलग है। और इन क्वांटम थ्योरी रेडिएशन इज कंसीडर्ड एज पार्टिकल नेचर। अभी क्वांटम थ्योरी की स्पेसिफिकेशन क्या है? इन क्वांटम थ्योरी
रेडिएशन कंसीडर्ड एज पार्टिकल नेचर, रेडिएशन कंसीडर्ड एज पार्टिकल नेचर। बिना पार्टिकल नेचर को कंसीडर किए आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिए। अभी हम इसकी मैटर वेव की एक और डेफिनेशन आपको बता देंगे, पहले तो इतना नोट कर लीजिए। सर्टेन फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। On the other hand, effects like photoelectric and quantum could only be explained by the quantum theory of radiation. In quantum theory, radiation considered as particle nature, रेडिएशन को पार्टिकल नेचर की तरह माना जाता है। तो इससे क्या निकाला गया? इट मीन्स लाइट हैज ड्यूअल नेचर या रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। इट मीन्स रेडिएशन, अरे भाई इसी रेडिएशन से इंटरफियरेंस होता है, इसी रेडिएशन से डिफ्रैक्शन होता है और इसी रेडिएशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। लेकिन इंटरफियरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट का वेव नेचर लेना पड़ेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए आपको लाइट का पार्टिकल नेचर लेना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या निकालोगे? इट मीन्स दैट रेडिएशन हैव डुअल नेचर, हैव डुअल नेचर। रेडिएशन का नेचर कैसा होता है? डुअल होता है। Sometimes it behave like particle and sometimes it behave like waves. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है। आइए अब हम आपको ये वीडियो को पॉज कर इससे नोट कर लीजिए। आइए हम आपको थोड़ा सा फोटॉन्स के बारे में जानकारी देते हैं। व्हाट इज अ फोटॉन? ठीक, रेडिएशन से ही फोटॉन है, फोटॉन ही रेडिएशन है, ठीक। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का कहना था, जिनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उन्होंने अपने ब्रेन को दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया, 30%। हालांकि साइंटिफिक थ्योरी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानता हूँ जिन्होंने अपने ब्रेन को बहुत एक्सेसिव यूज़ किया। आइंस्टाइन तो खाली फिजिक्स के में थे, मैं ऐसे ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो पिछले ज़मानों में गुजरे हैं, जो एक साथ एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 उस पर सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर्स थे। लेकिन उस समय इतनी पब्लिशिंग और इतना मीडिया हाइप नहीं था, तो ऐसे लोग लाइट में नहीं आ पाए। लेकिन हमें चूँकि मालूम है इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत ग्रेट लोग गुजरे हैं पिछले ज़माने में, अपने इंडिया में ही आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो व्हाट इज अ फोटॉन? आइए मैं फोटॉन के बारे में सारी बात करता हूं। फोटॉन, इट इज एन एनर्जी पैकेट, इट इज एन एनर्जी पैकेट। ये पार्टिकल नहीं है बेटा, पार्टिकल होता तो मास, तो इसके साथ कोई मास एसोसिएट नहीं होता। इट इज एन एनर्जी पैकेट। आइंस्टाइन ये कहते हैं कि the energy and momentum of the photon, अब ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। the energy and momentum of photon is given by, are given by E is equal to h c upon lambda या h nu एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। देखो वेव आ गई, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। यहीं से तो सारा लफड़ा शुरू हुआ। कहे तो तुम उसको रेडिएशन रहे हो, कहे तो तुम उसको पार्टिकल रहे हो, लेकिन मेजर क्या कर रहे हो? उसकी वेवलेंथ। और जब वेवलेंथ मेजर कर रहे हो तो फिर वेव होना चाहिए, पार्टिकल कैसे है? सारा झगड़ा ये शुरू हो गया, ठीक। अभी झगड़े का निपटारा किया किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा कि रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो ये ऐसे बिहेव करती है जैसे कि ये किसी पार्टिकल की बनी हुई है और उस पार्टिकल का नाम फोटॉन रखा। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? व्हेन रेडिएशन इंटरैक्ट विद मैटर, व्हेन रेडिएशन interact with matter, with
matter. It behaves as it made up of particles called photon. खत्म कर दिया लफड़ा, जान लो भैया। तो फोटॉन की वेवलेंथ कब मानोगे? जब फोटॉन इंटरेक्ट करेगा किसी मैटर पार्टिकल से। किससे मैटर करेगा? पार्टिकल से। अब हर फोटॉन की अपनी इंडिविजुअल एनर्जी होती है जो उसकी वेवलेंथ से मेजर की जाएगी, उसका मोमेंटम होता है जो उसके वेवलेंथ से मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक मास, तो भैया कहीं जब मास है तो फिर मास भी बता दो। तो काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन, काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन, काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना चाहिए। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के फार्मूले में रख दीजिए, mc² इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। देखिए मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन कहता है एनर्जी E इज इक्वल टू mc² और इसको hc अपॉन लैम्डा से इक्वेट कीजिए तो आपको m की वैल्यू h अपॉन c लैम्डा मिल जाएगी। ये काइनेटिक मास है। ये क्या है? काइनेटिक मास है। अच्छा, इसको और सुंदर तरीके से लिखना हो तो लैम्डा की जगह c अपॉन न्यू लिख दो। तो काइनेटिक मास का एक और फार्मूला h न्यू अपॉन c²। ये भी काइनेटिक मास का एक और फार्मूला आ गया। इसे भी नोट कर डालो बेटा, ये काइनेटिक मास का फार्मूला आ गया। m काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0। ये भी एक पॉइंट, चौथा पॉइंट कहाँ लिखूं? चलो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ला लिए हैं। चौथा मास, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0। रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0। ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आपको फोटॉन की एनर्जी और फोटॉन की वेवलेंथ के बारे में पता हो चुका है। इसमें एक पांचवा पॉइंट लिखिए, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0। रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0। छठवां पॉइंट लिखेंगे, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दे डू नॉट अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्टेड नहीं होते, अफेक्ट नहीं डालते। ए फोटॉन में बी एब्जॉर्ब्ड बाय मैटर। यही तो किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटॉन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाया। अ फोटॉन में बी एब्जॉर्ब, अच्छा ये कॉम्पटन इफेक्ट में भी यही होता है, जान लो। अ फोटॉन में बी एब्जॉर्ब बाय द मैटर एंड अ न्यू फोटॉन क्रिएटेड, एंड न्यू फोटॉन क्रिएटेड, नया फोटॉन क्रिएट होता है। ए फोटॉन में बी एब्जॉर्ब बाय द मैटर एंड न्यू फोटॉन क्रिएटेड। ये एक और पॉइंट हो गया। इन फोटॉन पार्टिकल कोलिजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का। इन फोटॉन पार्टिकल कोलिजन, इन फोटॉन पार्टिकल कोलिजन, the total energy and momentum, the total energy and momentum remains conserved. Total energy and momentum remains conserved. ये conserved रहती हैं। Total energy and momentum remains conserved. ठीक। अब वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ये बेटा नोट कर डालो वीडियो को पॉज करके।
अब हम पढ़ाएंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। देखो, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। उनकी हाइपोथेसिस ये थी कि अगर रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है, यानी वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कहीं पर वेव की तरह बिहेव करती है और कहीं पे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो नेचर को पर सिमिट्री चाहिए। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अब डी ब्रॉगली का बोर्ड लगाकर देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ये साइंटिस्ट है, इनका पूरा नाम था लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, all material particles in motion, all material particles in motion, all material particles in motion have wave nature also, have wave nature also, wave nature also, ठीक। the waves associated with the moving particles, the waves associated with moving particles are known as matter wave, उसे हम matter wave कहते हैं। the waves matter waves, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, matter waves। अब आइए डी ब्रॉगली की मैटर वेव्स को निकालते हैं। इसके लिए हम दो इक्वेशंस का सहारा लेंगे। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू, या नहीं पहले से लिखे, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन E is equal to h into nu, where nu is the frequency of radiation, where nu is the frequency of radiation। एक बार फिर से समझ लीजिए, रेडिएशन का ही पार्टिकल है फोटॉन, लेकिन फोटॉन एक्चुअली मास पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी पैकेट है। where nu is the frequency of radiation, ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है h nu, where nu is the frequency of radiation, right? अब according to Einstein energy mass equivalence, according to Einstein's energy mass equivalence, E is equal to mc square। अब ये इन्होंने एज्यूम किया कि यही एनर्जी जो है कौन लेके जाता है, यही एनर्जी E बराबर mc स्क्वायर को इन्होंने इक्वेट कर दिया h न्यू से। देन इसको ऐसे लिख देते हैं, देन एनर्जी कैरीड by a photon,
E बराबर mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। देन एनर्जी कैरिड बाई अ फोटॉन mc स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू। अब यहां से बेटा m का एक फार्मूला बना, m का फार्मूला बना h न्यू अपॉन c स्क्वायर, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। देखो ये फार्मूला बन गया, ठीक। वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट की वेलोसिटी है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, जब हम फोटॉन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने जो उसका दूसरा पॉइंट लिखवाया था वो यही तो था, द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन इज गिवन बाय h अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो बेटा मोमेंटम ऑफ द फोटॉन जो दिया जाएगा, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन p की वैल्यू मास ऑफ द फोटॉन इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या निकाले हो, h न्यू अपॉन c स्क्वायर, और फोटॉन की वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फोटॉन की जो वेलोसिटी होती है वो होती है c, तो c की एक पावर यहां से कैंसिल। अब क्या बचा, h न्यू अपॉन c, न्यू की जगह पर c बाई लैम्डा रख दो, तो c बाई लैम्डा रखने से आपको c से c कैंसिल हो जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ द फोटॉन h अपॉन लैम्डा और वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन क्या निकल कर आ गई, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ये निकल कर रही h अपॉन p। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट ऑफ नेचर, h अपॉन p। तो ये इस्टेब्लिश फैक्ट हो गया कि जब फोटॉन मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक मास भी होता है और उसके पास एक डेफिनिट वेवलेंथ भी होती है। लेकिन यहां से एक और कंक्लूजन निकाला गया, अब इसको नोट कर लो तो बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो तो मैं आगे की बात बताता हूँ। अब डी ब्रॉगली ने इसी पोस्टुलेट को जो कि हमने फोटॉन के ऊपर निकाली है, इसी को कहा कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो बेटा उसके पास मोमेंटम होगा। अब मोमेंटम होगा तो ये फार्मूला लगेगा। अब देखो फोटॉन से वो कहाँ ले आए, पार्टिकल पर ले आए। वीडियो को पास किसके मिटा ली, इसे नोट कर डालिएगा। अब जो डी ब्रॉगली ने किया अब हम वो आपको बताए देते हैं। ये तो फोटॉन के बारे में बात हो गई। फोटॉन के बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई क्वांटम थ्योरी और वो क्वांटम थ्योरी से एनर्जी ऑफ फोटॉन को डिफाइन कर दिया। फिर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्विवेलेंस एनर्जी को डिफाइन किया, दोनों को इक्वेट करके मास निकाला और मोमेंटम के जनरल फार्मूले से आपको ये दिखा दिया कि मोमेंटम अगर है तो फोटॉन के साथ वेवलेंथ है। तो डी ब्रॉगली पोस्टुलेट दैट लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली postulated that the wavelength associated with a moving material particle of mass m and velocity v is given by lambda is equal to h upon p, यानी मोमेंटम h अपॉन mv। लीजिए साहब, अगर आपको साबित करना है फलाना वेव है, उसकी वेवलेंथ बताइए। तो अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल इसको तो आप पहचानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसको हम इस वेलोसिटी से तो दौड़ा ही सकते हैं, और ये अभी हम आगे दौड़ा के दिखाएंगे भी आपको। 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत नॉमिनल वेलोसिटी है।
इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट के अंदर। अभी हम आपको दिखा भी देंगे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में, चिंता मत करिए, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है। तो देखो अब वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जस्ट फॉर अ सिंपल कैलकुलेशन, h अपॉन m इंटू वी से h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 5। यार ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आ जाएगा, ये 9 त्रिक 27 मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 2.2 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 2.4 समथिंग माँ चौथी इसमें आ रही है। हेलो